नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा की हमारी जूम मीटिंग में आप सब योगी आत्माओं का स्वागत है। आवाज आ रही है? हाथ हिलाइए। ओके, तो यहाँ हम योगाहार, योग क्या कहता है आहार के बारे में। आहार का योग बोलो, योग का आहार बोलो, आहार का इंजीनियरिंग बोलो, या कुदरती आहार पद्धति बोलो। हमारा एक ही प्रयत्न है, हर चीज को समझना, इसमें खास करके नेचर को समझना। भगवान ने जितने भी इस धरती पे जीव बनाए हैं, छोटे पशु पक्षी से लेके बड़े हाथी तक, ये सारे प्राणियां को अपना जीवन जीने के लिए जो कानून बनाए हैं, नीति नियम बनाए हैं, उसको हमको समझना पड़ेगा। देखो, आजकल हमने देखा था कि रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर लिया, युद्ध किया। तो युद्ध किया, उसके हिसाब से शेयर बाजार में मंदी आ गई, इकोनॉमी काफी टूट गई। जो यूरोपियन कंट्री थी, जो यूक्रेन के साथ थे, उन लोगों का नाक रशिया ने दबाया। कैसे दबाया? कि जो गैस की सप्लाई रशिया करता है उनको। अब यूरोप ऐसा देश है जहां साल में सबसे ज्यादा दिन बर्फबारी रहती है, ठंडी रहती है। अब उन लोगों को ठंडी इलाके में रहने के लिए गर्म करे ऐसी चीज तो चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बर्तन चाहिए, या ऑयल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, या तो गैस चाहिए। तो उन लोगों ने गैस की व्यवस्था करके रखी थी। अब रशिया ने युद्ध किया तो गैस सप्लाई बंद कर ली, नाक दबाया, तो हाहाकार हो गया वहां। अब मनुष्य जहां जहां रहता है, जैसे श्रीलंका में देखो, श्रीलंका में क्या किया सरकार ने? इनकम टैक्स का जो स्लैब था आधा कर लिया, कि भाई आप जो यहाँ इंडिया में क्या है, 5 लाख से ऊपर का आमदनी है, इनकम है, तो आपको ज्यादा कुछ टैक्स भरना नहीं है, फ्री जैसा है। 10 लाख के ऊपर जाता है तो आपको ज्यादा भरना है। तो वहां उन्होंने क्या किया कि भी लिमिट डबल कर ली, कि भी टैक्स लोगों को आधा ही भरने की आए, तो सरकार की आवक बंद हो गई। साथ में क्या हुआ? कोरोना आया 2 साल। तो कोरोना में जो श्रीलंका है वो पूरा टूरिस्ट के ऊपर उसकी इनकम थी, कि भी जो लोग घूमने जाते हैं वो पैसे वहां खर्च करते हैं और उन लोगों की आवक होती है, इनकम होती है। तो कोरोना के हिसाब से आवक बंद हो गई। सरकार ने इनकम टैक्स की जो लिमिट थी उसको आधी कर ली, तो वो आवक आधी हो गई, वहां टूरिस्ट की आवक बंद हो गई। तीसरी गलती क्या की? कि सारे खेडूतों को ऐसा बोला कि आपको फर्टिलाइजर यानी कि रासायनिक खाद का प्रयोग खेतों में करना नहीं है, 100% बैन कर दिया। तो पहले ही साल क्या हुआ कि जो जमीनें दवाई खा के जीती थी, वही जमीनों को दवाई मिलनी बंद हो गई। अब जो लोग दारू पी के जीते हैं, उन लोगों को दारू नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? खेत की हालत ऐसी हो गई कि प्रोडक्शन आधा हो गया। तो 3 साइड से मार पड़ा और उनकी हालत ऐसी हो गई कि फ्रॉड बैंक का जब उठ जाती है
ऐसी सरकार वहां उठ गई। कोई पार्टी उठ जाती है, व्यापारी नुकसान करता है और उठ जाता है, ऐसी हालत श्रीलंका की हो गई। यूरोपियन देशों की ऐसी हालत हो गई, रशिया और यूक्रेन की युद्ध हो गई और रशिया ने गैस सप्लाई बंद कर लिया। अच्छा, यूक्रेन जो है वो पूरे देश की, पूरे दुनिया के करीब 60% गेहूं का सप्लाई वही करता है। अब गेहूं की सप्लाई अटक गई, सारी दुनिया में गेहूं के भाव बढ़ गए। तो मैं यहाँ आपको ये इसीलिए बातें बताता हूँ कि मनुष्य आजकल दूसरी ऐसी चीजों के ऊपर इतना डिपेंड हो चुका है कि वो सप्लाई बंद हो जाए तो उनकी जीने की समस्या खड़ी हो जाती है, आफत आ जाती है। अच्छा, आप जंगल में देखिए, जंगल में रहने वाले प्राणी, पशु, पक्षी, उन लोगों को ऐसी आफतें आती है कभी, जैसे श्रीलंका में आए, यूरोपियन देश में आए, कोरोना जैसी महामारी आ गई, सारी अ, देश की पूरे सारे जंगल के कामकाज बंद हो गए, और लोगों को खाने की भी सांसें पड़ने लगी, भूखमरा आ जाए। ऐसा कहीं देखा आपने? मनुष्य ही को ही ऐसा क्यों है? क्योंकि हम दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। आज आपके घर में लाइट आ रही है, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है कि भी सोलर, रूफटॉप सोलर की स्कीम ला दी। आप 1 लाख रुपया के आसपास का खर्च कर लो, आपके घर के ऊपर आपकी पूरी दिन की 24 घंटे की जितनी लाइट चाहिए वो सोलर से मिल जाती है। तो आपकी डिपेंडेंसी कम हो गई। आपका 1 लाख रुपया का खर्चा आता है, आप इंटरेस्ट गनो तो 1000 रुपया, बैंक इंटरेस्ट गिनो तो 600 रुपया लगता है। सामने आपके 2-3 हजार रुपये का लाइट बिल का खर्चा बच जाता है। अब मान लो सरकार के पावर हाउस जो चल रहे, जो कोयले से चलते थे, पेट्रोल डीजल से चलते थे, तो वो मान लो बंद भी हो जाए तो यहाँ लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। तो खान पीन में भी आपको ऐसा सोचना पड़ेगा। मान लो आपकी इनकम बंद हो गई, अब खाना क्या है, कहाँ से खाओगे? तो हमारा शरीर जो है, जब दूसरे प्राणी जिंदा रह सकते हैं तो मनुष्य क्यों नहीं रह सकता? यही बात समझनी है। तो कुदरत जैसे चलाती है, पहले के जमाने में देखिए, जब मुगल यहाँ नहीं आए थे, इंडिया में अंग्रेज नहीं आए थे, इससे पहले हालत क्या थी? तो सोने की चिड़िया थी। कैसे सोने की चिड़िया थी? कि हमारा देश संस्कृति और कुदरत के नियमों के साथ चलता था। जो हमारे वेद है, वेद भगवत गीता में जो बातें बताई है, उसके ऊपर चलता था। हर गांव एक खुद अपना देश के हिसाब से उसकी इकोनॉमी थी। कपड़े सिलने वाले गांव में मिल जाते थे, लुहारी काम करने वाले गांव में, खेती करने वाले गांव में, कुम्हार लोग, जो प्रजापति लोग हैं, जो मटकियां बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, तो वो गांव में, सब सोने चांदी के जवेरात तैयार करने वाले गांव में, रॉ मटेरियल गांव में, तैयार करने वाले गांव में, दूसरे गांव के ऊपर डिपेंड ही नहीं रहने का। खाना पीना से लेके, कपड़े से लेके, लाइट तक सब गांव में, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहने का ही नहीं। पानी का इंतजाम ही गांव में। क्यों? क्योंकि तालाब थे, वाव पहले हुआ करते थे। पहले ट्यूबवेल नहीं थे, वाव होते थे। और ज्यादातर जो संस्कृति, हमारी सभ्यता विकसित हुई थी, वो ऐसे जो पानी के सोर्स जहाँ ज्यादा थे उसके नजदीक हुए थे। पहले इतनी पॉपुलेशन नहीं थी। तो दूसरे के ऊपर, दूसरे देश में क्या हुआ, वहां युद्ध हुआ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ गांव वाले को तो उसकी कोई इफेक्ट ही नहीं थी। अच्छा, आप जापान में जाइए, जापान के लोग इतने प्लानिंग वाले हैं कि वहां महंगाई होती ही नहीं, इन्फ्लेशन होता ही नहीं है। 30 साल पहले जो ट्रेन का किराया था, वही किराया आज भी चल रहा है। तो नहीं ज्यादा पगार का इंक्रीमेंट लेना है, नहीं महंगाई भत्ता लेना है, कुछ नहीं है। आपको जो खर्च चाहिए वो वही लोकल आपको मिल जाए। जो चीजें खाने पीने की चाहिए वो सब मिल जाए।
कपड़े मिल जाए, वो सब ने आपको ज्यादा खर्च करने की नौबत ही नहीं। अच्छा, अभी ये हमारे यहाँ इंडिया में क्या है कि जितनी महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, उसके हिसाब से आमदनी नहीं बढ़ती है। आप बैंक में एफडी करो तो 6% या 7% इंटरेस्ट देता है, पैसा का ब्याज आपको 6-7% मिलता है, और सामने महंगाई 10% के हिसाब से चला है। हर साल आपकी मूडी कम हो रही है, इसका मतलब कम हो रही है। आपके पास बचत नहीं हो रही, भले आपके पास ऐसा दिखता हो, वो अरे मेरे पास तो इतने लाख रुपए का, पहले 2 लाख का मकान था, 20 लाख का हो गया, 25 लाख का हो गया, 50 लाख का हो गया, लेकिन ओवरऑल आप देखो तो आपका कुछ बढ़ा कुछ नहीं है, आप नुकसान में ही है। तो क्यों ऐसा हो रहा है कि हमारी जरूरियातें बढ़ गई है। हाँ, हमारा बीमा इंश्योरेंस, मेडिकल का इंश्योरेंस आप देखिए, उसका प्रीमियम देखिए, तो पहले प्रीमियम 1 लाख या 2 लाख का बीमा था, तो 1 या 2 हजार प्रीमियम आता था। आज 2 लाख के 6 हजार रुपया से लेके 10 हजार रुपया प्रीमियम हो गया। तो ये सिक्योरिटी, आप आपको टेंशन है कि कल उठ के मुझे कोरोना हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगा, तो वो सिक्योरिटी करने के लिए आप ज्यादा खर्च कर रहे हो। जरूरत नहीं है फिर भी आप खर्च कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है। आप ऐसा सोचते हो कि कोरोना मुझे मार देगा। कोरोना ऐसा सोचता है कि मनुष्य को तो हम मार नहीं सकते, उसकी तो जो बीक है, उसको टेंशन है, वही उसको मार लेगा, हमको मारने की जरूरत ही नहीं है। तो कोरोना मनुष्य से डरता है रियल में, लेकिन मनुष्य कोरोना से डरने लगा है। तो यह इसीलिए है कि हमको जीवन जीने का जो लाइफस्टाइल होना चाहिए, हमको जो नॉलेज मिलना चाहिए हमारे शरीर को संभालने के लिए, घर चलाने के लिए, जीवन चलाने के लिए, वो नहीं मिल रहा है। आजकल एजुकेशन मोडीवादी हो गया है। शिक्षण में एक ही बात पढ़ाई जाती है कि आपको कैसे पैसे कमा सकते हो, क्या करोगे तो पैसा आप ज्यादा कमाओगे। अब कैसे कैसे लोग जुगाड़ करते हैं। एक हॉस्पिटल वाले ने अपना मार्केटिंग करने के लिए, वो ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल थी, उन्होंने अपना मार्केटिंग करने के लिए उन्होंने पूरी सोसाइटी में जो लोग 60 से बड़े उम्र वाले थे, उन सब लोगों को पिक्चर दिखाने के लिए ले गए मुफ्त में। 200 रुपया की टिकट का खर्चा किया। अब सब लोगों को पता है, हॉस्पिटल वाले को पता है कि 60 से बड़ी उम्र वाले जितने भी है, इसमें आधा से ज्यादा लोगों को नी प्रॉब्लम है ही, घुटन के प्रॉब्लम है ही। तो वो मुफ्त में ले गया और लोगों को बताया कि आपको ये पिक्चर ये हॉस्पिटल वाले दिखा रहे हैं, आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो ये हॉस्पिटल में ही जाइए, जो आपकी सेवा कर रहा है, आपके पास आपके आपके भलाई का काम कर रहा है, आपको पिक्चर दिखा रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो जो 1000 लोग पिक्चर देखने गए थे, उनके माइंड में क्या आ गया कि भी घुटन में दर्द है तो ये हॉस्पिटल वाले लोग अच्छे हैं, उनके वहां पहले दिखाने जाते हैं। और दूसरा ये भी बताया कि जो लोग पिक्चर देखने आए हैं, उन लोगों को हॉस्पिटल में चेकअप कराने का 1 रुपया चार्ज नहीं लगेगा, फ्री में कराएंगे। तो तो वो 1000 लोग गए थे, इसमें से 100-200 लोगों को जिसको प्रॉब्लम था, वो घुटन चेक कराने पूरी जिंदगी में कभी चेक नहीं कराया था, लेकिन वो चेक कराने लेके गए वहां। वहां फोटो का निकाल दिया, एक्सरे कर लिया और सब कुछ बता दिया। हर पेशेंट को बताया कि तुम्हारा कैल्शियम कम है, तुम्हारी घुटन घिस गए, ये समस्या है, ये है, ये है, ये है। तो पहले कोई टेंशन नहीं था पब्लिक को, वहां हॉस्पिटल में मुफ्त में चेकअप करवाया, तो वो टेंशन लेके घर आ गए। और अब तो डॉक्टर ने बोला है चलना भी नहीं है, आगे झुकना नहीं है, बाल्टी उचकनी नहीं है, संभाल के चलना है, मेरा कैल्शियम कम हो गया है। ये सारी उसके माइंड में ऐसे नेगेटिव बातें कर ली। और जो पैसे वाले थे, उन लोगों को बहुत बता दिया कि आप हमारे यहाँ जाइए,
आपको दूसरे हॉस्पिटल के हिसाब से सस्ते में आपका नी रिप्लेसमेंट हो जाएगा। अब मार्केट में 2 लाख चलता है या 3 लाख चलता है 2 घुटन का, तो उन लोगों ने 50,000 डिस्काउंट रखा। तो लोगों को ये भी लगा, अरे ये तो दूसरे के हिसाब से काफ़ी सस्ते हैं। तो जिनको ज़रूरत नहीं थी उन्होंने भी ऑपरेशन करवा लिया और अपना काम करा लिया। पैसे वाले थे, जिनके पास इंश्योरेंस था उन्होंने इंश्योरेंस ले लिया और अपना काम कर लिया। इंश्योरेंस नहीं था तो सरकार की योजना का लाभ ले लिया और उनको ने ऑपरेशन करवा लिया। देखो मार्केटिंग के जुगाड़ कैसे चलते हैं, आप हमको पता नहीं चलता है कि लोग कैसे-कैसे जुगाड़ करते हैं। तो आपको ऐसे जुगाड़ में फँसना नहीं है। हाँ, ऐसे जुगाड़ में नहीं फँसना है। हाँ, ये एक और ये जैसे बीमारी महामारी आती है ना, तो कैसे-कैसे हमको बताया था कि भई खाते रहो, भूखे मत रहो, आपका ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहो। अब हर व्यक्ति ने, हर फैमिली ने ऑक्सीमीटर परचेज़ कर लिया। 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार जो ₹300 में बिकता था, वो 2-2 हज़ार रुपए में परचेज़ कर लिया और हर सुबह-शाम ऑक्सीजन लेके, मीटर लेके चेक करते हैं। अरे ऑक्सीजन लेवल 90 से कम तो नहीं हुआ? 90 से कम तो नहीं हुआ? टेंशन में डाल अब ऐसी महामारी कोरोना की आ गई कि लोगों ने जैसे 90 से कम हो गया ऑक्सीजन लेवल, अब सर्दी जुकाम बुखार होता है तो उस टाइम लेवल आपका कम होता है, नेचुरल है। तो जैसे कम हो गया लोग हॉस्पिटल में दौड़ने लगे, हॉस्पिटल के खाटले-बाटले सब कुछ पैक हो गए। अब जो गरीब थे उन लोगों को हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही थी, तो वो गरीब लोग कहाँ जाते? गाँव के जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल वाले, आयुर्वेदिक दवाई वाले डॉक्टर थे, उनके पास जाते क्योंकि उनके पास तो नहीं ऑक्सीजन का बॉटल है, नहीं आईसीयू है, कुछ नहीं है। अब आयुर्वेद लोगों को, आयुर्वेद डॉक्टर को तो बताया जाता है कि लंगनम परम औषधि, कुछ करना नहीं है। आपको जो भी हुआ है, आप खाना-पीना 1-2 दिन बंद कर लो। हाँ, उन लोगों ने लोगों को खाना-पीना बंद करवा लिया। वो बिना ऑक्सीजन, बिना ट्रीटमेंट 2-2 दिन में ठीक हो गए। और जो हॉस्पिटल में चले गए थे, उन लोगों का 1-1, 2-2 लाख रुपए का बिल आ गया। देखो कैसे ये कैसा कैसा चलता है बाजार में। हमारे हमारे यहाँ भी एक एक बहन थी, वो नर्स थी। कोरोना की हॉस्पिटल में वो सर्विस करती थी। वो जब घर आई तो उनको कोरोना की सिम्पटम्स आ गए और 15 दिन की ड्यूटी करके आई थी, 24 घंटा वही रही थी हॉस्पिटल में। घर आ गई, घर आके कोरोना के लक्षण आ गए, टेंशन में आ गई। मम्मी ने बोला, "टेंशन क्यों लेती है? शरीर में जब कचरा बढ़ता है तो वायरस के लक्षण बढ़ आते हैं। खून में जब वो हमारी सेमिनार अटेंड किए थे, उनको पता था कि जब शरीर में कचरा बढ़ता है तो गला पकड़ना है, जीरन बुखार आना है, छोटी-सी सिम्पटम से वायरल इन्फेक्शन के सिम्पटम्स आते हैं। तो सिम्पटम्स आया है इसका मतलब ये है कि शरीर में कचरा बढ़ गया है, अब कचरा खाली करना है, खाना-पीना बंद कर लो। वो याद दिलाई बहन को, तो टेंशन से बाहर आ गई और वही नर्स जो बहन थी हॉस्पिटल में ड्यूटी करने वाली, उन्होंने 24 घंटा निर्जला किया। दूसरे दिन कोई सिम्पटम्स नहीं था उनके शरीर पे। वो बीमारी से बाहर थी। तो जब डर आपके मगज में रहता है ना, तो आप ज़रूरत से नई ज़रूरत है उसके भी खर्चे करते हो। तो डर निकाल दो, क्या होगा? अरे मरना तो है ही, ऐसे ऐसे मरेगो। जो लोगों को सिर्फ़ ऑक्सीजन लेवल कम था, शरीर के रिपोर्ट करवाए थे कि भई कोरोना पॉज़िटिव, अब रिपोर्ट ऐसा कहता है कि 100 लोगों का आप कोरोना रिपोर्ट करोगे तो 30 रिपोर्ट तो ऐसे आएँगे जो गलत रिज़ल्ट बताएँगे। वो मशीन की गलती बताएगा। अब वो 30 पेशेंट तो गलती से ही पेशेंट हो गए। अब उसको शरीर के ऊपर तो कुछ है ही नहीं, नहीं सिम्पटम्स है, कुछ है। फिर भी वो लोग हॉस्पिटल में दाखिल हो गए और हालते-चालते गए हॉस्पिटल में और महीना, डेढ़ महीना हॉस्पिटल में रह के उनकी डेड बॉडी बाहर आई। ऐसे लोग भी हैं। तो डर के हिसाब से घुस गए और मर के बाहर आए। ये रियलिटी है। मैं ब्लेम नहीं करता हूँ उन लोगों की सिस्टम पे, लेकिन डर के कारण लोग मर रहे हैं। जितने लोग खाना खा के मर रहे हैं, इतने जो लोग उपवास करने वाले, कम खाने वाले नहीं मर रहे। लोग ज़्यादा खा-खा के मर रहे हैं।
और जैसे बीमारी आई घर के सारे लोग माथे पे बैठ जाते हैं, अरे खा ले अशक्ति आ जाएगी। अरे क्या खाने की, बेड में पड़ा रहा है, वो हिलता चालता नहीं है, वो खिला खिला के क्या करोगे। एक गाय भैंस भी जब बीमार पड़ती है ना तो खाना छोड़ देती है, और मनुष्य को बताया सिखाया जाता है कि खाते रहो, भूखे मत रहो। कैसी कैसी दुनिया कैसे चलती है। मुझे तो देख के हंसी आती है। अरे ये लोग क्या कर रहे हैं। मरने से भी क्यों, जब जन्म लिया ही है तो मरना ही है। धरती पे जो जन्म लेता है वो सब मरते हैं। जो मकान आपने बनाया है वो आज नहीं तो 50 साल के बाद वो टूटने वाला ही है। हमको भी मरना है, मरने से डर क्यों। लोग डर के हिसाब से गलत काम करते हैं, पैसे बचाते हैं, मेरा क्या होगा। अरे क्या होगा, मर जाओगे, क्या होगा, और तो क्या होगा। अच्छा ये कोरोना आया तो भगवान ने बोल के भेजा था कि मनुष्य के अलावा दूसरे किसी को नहीं पकड़ना भैया। हाँ, दूसरे प्राणी कितने मर गए, कोई नहीं मरा। डर से मरते हैं लोग। तो यहाँ कुदरत की जो व्यवस्था है उसको थोड़ा समझने का प्रयत्न करो। देखो भगवान ने क्या अरेंजमेंट की है। तो भगवान ने क्या किया है कि पंच तत्व, अग्नि, वायु, जल, भूमि और आकाश, ये 5 तत्व जहां जहां है वहां जीवन है। जहां ये पांचों में से एक की कमी है वहां जीवन खत्म हो जाता है, जीवन नहीं रहता है। देखो कैसे, ये बहुत देखने वाली समझने वाली बात है। क्या क्या, तो रण विस्तार में आप जाइए, सूखे प्रदेश में, जैसे सहारा का रण है, अफ्रीका का जो नॉर्थ वाला इलाका है, राजस्थान का बाड़मेर है, तो वहां क्या है, आकाश तत्व है, भूमि तत्व है, वायु तत्व भी है, क्या नहीं है, जल तत्व। एक तत्व नहीं है। तो एक तत्व नहीं है, इसके कारण वहां जीवन पैदा नहीं हो सकता। अच्छा आप जंगल में जाइए, एकदम हरा भरा जंगल। अब जंगल में जाओगे तो वहां आकाश भी है, अग्नि तत्व भी है, वायु तत्व भी है, भूमि तत्व भी है, जल तत्व भी है। वहां घना जंगल है, वहां पेड़ पौधे हैं, उसके ऊपर नभने वाले छोटे छोटे पक्षियां, छोटे छोटे पशुओं, वनस्पति खा के जीने वाले, दूसरे को शिकार करने वाले, पूरा कितना हरा भरा जंगल है। वहां सारे प्रकार के जीव अस्तित्व में, छोटे छोटे बैक्टीरिया, फंगस से लेके वो बिलाड़ी के टोप जिसको मशरूम बोलते हैं, वहां से लेके अमीबा से लेके छोटे से लेके जायंट हाथी तक के आपको मिल जाएगी। तो जहां 5 तत्व का अस्तित्व है वहां जीवन की कोई समस्या नहीं है। आप आराम से कोई मूड़ी के बिना आप जी सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। बाजार गिर गया, बाजार बढ़ गया, कुछ भी हो गया, व्यापार धंधा चल रहा है, बंद हो गया, कुछ कोई टेंशन नहीं है, वहां लोग जी रहे हैं आराम से। अच्छा आप उत्तर ध्रुव चले जाओ, दक्षिण ध्रुव चले जाओ, तो वहां प्रकाश या अग्नि तत्व नहीं है। ये यूरोपियन देशों में यही हालत है, अग्नि नहीं है। अग्नि नहीं है वहां, सोलर भी नहीं लगा सकते क्योंकि सूर्य प्रकाश ही नहीं है। अब अग्नि के लिए उनको तेल चाहिए, डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, गैस चाहिए, या तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो उनको क्या करना पड़ता है, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। अब दूसरे लोग जब मौका आता है तो नाक दबाते हैं, डिपेंडेंसी हो गई है। भारत एक ऐसा देश है, वहां आपको पांचों तत्व मिल रहे हैं। आप गांव में जाइए, दूर दूर के इंटीरियर गांव में, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिन लोगों ने अपने जीवन में 2000 रुपए की नोट नहीं देखी है। 2000 रुपए की नोट नहीं देख रही है, वो भी जिंदा है। उन लोगों को नहीं कोरोना का टेंशन है, नहीं बाजार गिर गया उसका टेंशन है, नहीं ये लट्ठा कांड का टेंशन है, नहीं किसी का कोई टेंशन नहीं है। हाँ किसकी सरकार आई उसका कोई टेंशन नहीं है, किसकी गई उसका कोई टेंशन नहीं है। क्यों,
क्योंकि वो 5 तत्वों के ऊपर जी रहे हैं। पीने का पानी मिल रहा है, खेतों में फसल मिल रहा है, खाना-पीना मिल रहा है, बात खत्म हो गई। क्या चाहिए? भगवान की भक्ति करते हैं और मज़ा से जी रहे हैं। ये जंगल में रहने वाले साधु संत क्या उनके कपड़े में जेब होती है क्या? उनके पास बैंक अकाउंट होता है क्या? वो जंगल में रहते हैं, पान-पौधे खा लेते हैं, फल जो भी मिल गया मिल गया वो खा लेते हैं, गुफाओं में रह लेते हैं। हाँ, उनको कोई कौन देखने वाला है? कपड़ा भी नहीं है तो क्या है? उन लोगों की तरह तो हमारी ज़िंदगी इतनी खराब तो नहीं है। फिर भी हम कितने टेंशन में जी रहे हैं और वो लोग कितने खुश हैं। भगवान को वो प्राप्त कर लेते हैं और हम आस-पास की दुनिया देख के टेंशन में ही जीते हैं और टेंशन में ही मर जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जीवन का मतलब है आप कहीं भी रहो, आप जंगल में रहो या बिल्डिंगों के जंगल में रहो, शहर के जंगल में रहो, आरसीसी के स्ट्रक्चर के बीच में रहते हो, आपको कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। जीवन के लिए तो नहीं होना चाहिए। आपको कितना चाहिए खाने के लिए? एक पालक की जुड़ी जितना पत्ता चाहिए और एक मुट्ठी जितना अनाज चाहिए, हाँ? उसको अंकुरित कर लो, भिगो लो या पका लो, जो भी। आप पकाने की सगवड़ नहीं है, मान लो गैस नहीं है, लाइट नहीं है, तो क्या अंकुरित करके नहीं खा सकते हैं? अच्छा पत्तियाँ है तो पत्तियाँ को कूट-कूट के उसकी चटनी बना दो, उसका जूस बना दो, तो ऐसा करके फल और जो भी है वो खा सकते हो। जिंदा रहने के लिए तो इतना ही चाहिए। ये दुनिया के सारे प्राणी, पशु-पक्षी सिर्फ 1 घंटा ही भोजन के पीछे निकालते हैं, 1 घंटा। बाकी का 24 घंटा वो मज़ा, मस्ती और जलसा करते हैं। और मनुष्य को कितना जलसा है? हाँ, कुछ नहीं। रिटायर हो गए फिर भी बच्चों की टेंशन। हाँ, साक वाले को भी कैसे उसके पास से ज़्यादा सब्ज़ी ले लूँ, पैसा कम दे दूँ। हाँ, बस खींचते रहो, पैसा खींचते रहो। अरे कितना खींचोगे? कितना इकट्ठा करोगे? वो सब्ज़ी लेके आपके घर आया है, उसके भी बच्चे हैं, उसके भी बीवी है, उसके बच्चे को भी पढ़ाना है, उसको खाना है। उसके छापड़े में जाइए आप, वहाँ जो रहा रहे झोपड़ी में वहाँ जो रहता है, वहाँ बारिश में पानी गिर रहा है, उनके घर में तो कुछ सगवड़ नहीं है और आप तो बड़े बंगले में रह रहे हो, फिर भी उनके पास से मुफ्त का अपेक्षा रखते हो। ये लोग क्या हो इन लोगों का क्या होगा? वो सब मर जाएँगे ना, वो दोबारा भूत ही बनने वाले हैं, भूत बनेंगे सब। हाँ, और भूतों की संख्या बहुत बहुत ज़्यादा है। जितने लोग जिंदा है ना, इससे ज़्यादा ये धरती पे भूत बसते हैं। हाँ, सूक्ष्म शरीर में उन लोगों को संतृप्ति नहीं मिली है जिनको जीवन से, ये सब लोग मरने के बाद असंतृप्त अवस्था में, शरीर तो छूट गया, वो तो जला दिया, लेकिन जो आत्मा निकल जाती है वो भटकती रहती है। वो दूसरा नया जन्म लेने के लिए अहीं-तहीं कहीं भटकता रहता है। और कई लोगों को मौका मिल जाता है दूसरा जन्म लेने का, तो फिर उन्होंने पूरी ज़िंदगी जो मेहनत करके बड़े बंगले, बाड़े, वाड़ी, गाड़ी बनवा दी थी, उसी की चौकी-पेरी करने के लिए वापिस आ जाते हैं, नया जन्म लेके। जीवन का ध्येय होना चाहिए। पैसे ज़रूरी है, लेकिन आपका जीवन अटके नहीं, आपके शरीर में बीमारी ना आए, उसके हिसाब से ही आपको चाहिए। आनंद चाहिए जीवन में। और ये पूरी दुनिया कैसे चल रही है वो देखते रहो, भगवान की जो लीला है। हाँ, ये बारिश में देखो छोटे-छोटे जीव-जंतु आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं। छोटे-छोटे पौधे उग जाते हैं ज़मीन में से। हाँ, केंचुए ज़मीन में से निकल जाते हैं और वो खाना खा-खा करके वो उसका मल बाहर निकाल के फर्टिलाइज़र बनाते हैं। हर जीव कुदरत के कोई न कोई काम करता रहता है। हम कुदरत के लिए क्या करते हैं? कुछ नहीं, जो झाड़ है उसको भी काट देते हैं। जो प्राणवायु देता है, ऑक्सीजन देता है, उसको भी काट देते हैं, औद्योगीकरण के लिए। नए पौधे तो लगाते ही नहीं। हमारे जीवन में हम जितना श्वास ले लेते हैं, जितना जहाँ से जितना प्राणवायु हम जो वनस्पति से हमको मिल रहा है,
उतना प्राणवायु वापस देने की जिम्मेदारी है कि नहीं, उसका इतना तो सामने मेहनताना वापस कुदरत को देना पड़ेगा कि नहीं। लेकिन हम तो वो भी नहीं करते। तो ये बारिश की मौसम है, पौधे लगाइए। हाँ। मैं कंस्ट्रक्शन में काम करता था, लेकिन मुझे जहां जहां मौका मिला है, जहां जहां काम करने का मौका मिला है, वहां ढेर सारे मैंने लगवाए पौधे, और खुद पानी डालता था, पाइप पकड़ के मजदूर की तरह लगा लेता था। आज वो बड़े बड़े जहां भी लगे हैं, बड़े बड़े हो गए हैं। करीब 2000 से ज्यादा पौधे मैंने मेरे लाइफ में लगा दिए। कम से कम हर व्यक्ति को अपनी उम्र जितने पौधे तो लगाने ही चाहिए। जितने साल की उम्र हुई है उतने तो पौधे लगाओ। हाँ? तो ये हमारी फर्ज है। भगवान ने जो 5 तत्व हमको दिया है, जो बॉडी बनाने के लिए, अग्नि, वायु, जल, भूमि, आकाश, वो सबका रिटर्न तो देना पड़ेगा आपको, कहीं ना कहीं, किसी भी तरह से। तो शरीर को ठीक रखने के लिए 5 तत्व कहाँ से आते हैं हमारे शरीर में, वो कैसे काम करते हैं, ये बात समझो। कुदरत के नियमों का पालन करो। कुदरत जो चीज बनाती है वैसे ही खाओ, उसको प्रोसेस मत करो, हो सके तब तक। हाँ, आपको शौक है मजा लेने के लिए थोड़ी चीजें पका के खाओ, उसके लिए मना नहीं है। लेकिन वो खाई हुई चीज जितना नुकसान करती है, उसके सामने फायदा करने वाली चीजें भी शरीर में डालनी पड़ेगी, तभी वो बैलेंस रहेगा, आपको घाटा नहीं रहेगा। तो चबा चबा के खाने की आदत डालो। हरी पत्ती शाकाहारी प्राणी का 100% खुराक है। जितनी हरी पत्ती ज्यादा खा पाओ उतनी ज्यादा खाओ। फल सब्जी कंदमूल खाइए, मैक्सिमम खाइए, और पकाया कम से कम खाओ। खाओ कोई दिन तो, लेकिन वो नुकसान न करे, इसका ध्यान रखो। और मरने की तो चिंता ही नहीं करो, टेंशन ही नहीं रखो। और मर भी गए तो वापिस ना आना पड़े, ऐसा फ्री माइंड रह के मरो कि भाई मुझे कोई टेंशन नहीं है मेरे बच्चों का, मेरे फैमिली का। जहां भी जोगा होगा वो ऊपर वाला संभाल लेगा। आप टेंशन लेके क्या करोगे? मर जाने के बाद क्या भूत होके आओगे संभालने के लिए वापिस? और टेंशन रखोगे तो भूत बनना ही पड़ेगा, आपको वापिस आना पड़ेगा। तो 5 प्रतिज्ञा याद रखो। कौन सी है? कि भी सुबह में योग करो, नहीं करो तो उपवास करो। चबा चबा के खाओ, बिना भूख का भोजन मत करो, बिना प्यास का पानी मत पियो, हरी पत्ती हर रोज खाओ। वजन बढ़ा के धरती माता पे पैर नहीं रखूंगा, और बीमारी रह के और व्यसन करके मेरे देश और मेरी फैमिली पे बोझ नहीं बनूंगा। बस इतनी छोटी बातें आपको याद रखनी है, और टेंशन मुक्त जीवन जियो। योगाहार को समझने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल पे वीडियोज है। टाइम मिले जब तक, जब जब टाइम मिल जाए, वो पूरे कोर्स के वीडियो है वो देखे। आपको जो जो अच्छा लगे वो दूसरे लोगों को बोलो कि ये बात समझने वाली है। समझन के बिना लोगों के जीवन में आनंद आने वाला नहीं। हाँ, समझन बहुत जरूरी है। ज्ञान यही यही है जो जीवन में आनंद दे सके। दूसरा कोई आनंद नहीं दे सके, वो ज्ञान ही नहीं है। तो कुदरत के नियमों को समझने का प्रयत्न करो, योगाहार को समझने का प्रयत्न करो। टेंशन मुक्त, बीमारी का टेंशन आना ही नहीं चाहिए। यही हमारी अपेक्षा है, यही हमारी इच्छा है कि आप सब लोग उसको सीखो। आज हमारे पास सवाल जवाब का टाइम बचा नहीं है। जिनको